So friends, let's begin with the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Here you are going to get a comprehensive guide for the examination that we are going to prepare for principal and vice principal. Even it is useful for other central and state government examination, covering essential fact about Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Let us begin. सबसे पहले एसेंशियल फ्रेमवर्क डेट्स. अब ये इस तरीके से आ जाएंगे तो ये तो याद करने वाली बातें हो जाएंगी, है ना. तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है, क्यों ना हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें इस पे कि एक्चुअल में आज हम क्या करने वाले हैं. तो पहले हम थोड़ा सा आपस में चर्चा कर ले कि एक्चुअली व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब क्या होता है. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. फिर व्हाट इज द एक्ट, इनके लिए एक्ट क्या एक्ट है. व्हाई दिस एक्ट इज नेसेसरी, व्हाई दिस एक्ट इज नेसेसरी. उसके बाद में हम ये बात कर सकते हैं हाउ यूजफुल इट इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर. जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होते हैं उनके लिए ये किस प्रकार से यूजफुल है. पहले इन सब छोटी छोटी बातों को हम पहले पढ़ लेते हैं. फिर रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इसमें एक वर्ड यूज होगा इस्टेब्लिशमेंट और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का मतलब प्राचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है. रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल होता है. और फिर व्हाट इफ रूल इज वायलेट, रूल्स आर वायलेटेड. तो यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा हमारा काम आसान हो जाएगा. मित्रों, क्या आप इस बात से सहमत हैं. जी सर. जी सर. जी सर. जी. तो चलिए पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. आप अपने स्कूल के जो क्लीनिंग पीपल हैं, आपके स्कूल के जो क्लीनिंग पीपल हैं, उसके अलावा जो सफाई कर्मचारी हैं, जो ऑफिस में आपने एक दो लोग डिप्लॉय कर रखे हैं, उनको दिमाग में रखिए. लेकिन केवल उनको ही दिमाग में नहीं रखना है. उनके पीछे एक कॉन्ट्रैक्टर आता है और उससे प्रिंसिपल बात करता है. आप में से कोई, आप में से, हम में से कोई सफाई का इंचार्ज भी होगा क्लीनिंग डिपार्टमेंट का. वो हम उनसे डील करते हैं, किस तरीके से उनको हम सामान देते हैं, कैसा उनका पेमेंट सिस्टम होता है, क्या है. आप में से कई डील करते हैं, तो उनको थोड़ा सा दिमाग में रखिए. लेकिन उसको ब्रॉडर सेंस में चलना है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब वो 10-12 कर्मचारी ही नहीं होते हैं, आगे भी होते हैं. बात करते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970. तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है क्या. कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफर्स टू वर्कर्स हु आर हायर्ड बाय आर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर. इस शब्द को ध्यान रखेंगे. कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसे कहेंगे. दोज हु आर हायर्ड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, बाय कॉन्ट्रैक्टर और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर टू परफॉर्म वर्क इन एन एस्टेब्लिशमेंट. अब ये एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ. आपका स्कूल, आपका स्कूल जो है वो आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ. दे आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएंगे. वो उनके द्वारा डायरेक्टली हायर नहीं किए गए हैं, बट आर इंगेज्ड वाया अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्पेसिफिक टास्क. इसको आप यूपी गवर्नमेंट के, एमपी गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में लीजिए. यूपी गवर्नमेंट को एक 10 किलोमीटर रोड बनाना है. अब यूपी गवर्नमेंट तो बनाएगा नहीं, तो उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया. कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे 25 वर्कर हायर किए. अब इस्टेब्लिशमेंट होगा यूपी गवर्नमेंट. जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर हुआ. और ये जो 25 लोग हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हुए, जो डायरेक्टली इसके अंडर में है, अल्टीमेटली आपके अंडर में है. बट लाइबिलिटी किसकी है. कॉन्ट्रैक्टर की है. इस बात को हम समझते हैं. तो ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी. व्हाई दिस एक्ट इज नेसेसरी. द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबोलिशन एक्ट 1970 is an Indian law enacted to regulate and certain cases abolish.
इसको रेगुलेट कैसे करना है और इसको खत्म कैसे करना है, अबोलिश कैसे करना है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जारी कैसे रखना है और यदि आवश्यकता हुए तो खत्म कैसे करना है, इसीलिए इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी। इट इंश्योर्स देयर वेलफेयर, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करें उसके वेलफेयर के लिए, उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ताकि उनका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इन सब चीजों के कारण इस एक्ट की आवश्यकता पड़ी। वाई इज दिस एक्ट नेसेसरी, तीसरा प्रश्न मैंने जो सोचा है, इस एक्ट की आवश्यकता क्यों है। एक्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट, ये केवल थ्योरी है फ्रेंड्स, ये केवल समझेंगे, उसके बाद हम फैक्ट एंड फिगर पे जाएंगे, तब हमारा लेसन चालू होगा। बी पेशेंट एंड बी केयरफुल टू लिसन। कभी भी आप माइक चालू करके कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। इट इज नॉट अ वन वे ट्रैफिक, we are all participants. So prevent exploitation of contract worker, contract worker के exploitation को रोकना। Ensure they receive basic community, उनको basic communities मिल रही है कि नहीं, timely wages मिल रहा है कि नहीं। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ये फर्ज बनता है कि देखे कि उन्हें तनख्वाह मिल रही है कि नहीं, उनको बेसिक कम्युनिटीज मिल रही है कि नहीं। बेसिक कम्युनिटीज भी डिफाइंड है, क्या क्या, वेजेस भी डिफाइंड है। रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एस्टेब्लिशमेंट, प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क, ये भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देखना है कि उन्हें लीगल फ्रेमवर्क मिले फॉर द अबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन पेरिनियल एंड कोर एक्टिविटी। पेरिनियल जो बीच बीच में क्षणिक भर के लिए होते रहता है, उसे हम बोलते हैं पेरिनियल एंड कोर एक्टिविटीज। चौथी हम बात करेंगे, हाउ यूजफुल इज इट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर। लेबर क्लास जो लोग हैं उसके लिए ये कितना उपयोगी है ये एक्ट। द एक्ट प्रोवाइड्स क्रिटिकल प्रोटेक्शंस, वेलफेयर अम्यूनिटीज, कैंटीन, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, फर्स्ट एड, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मिलना चाहिए। ये कौन मुहैया कराएगा, कॉन्ट्रैक्टर। एक्सक्यूज मी सर। यस मैडम। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज बोलिए मैडम। यहाँ आपने सर पेरिनियल कहा, पेरिनियल हमेशा रहने वाला होता है ना, पेरिनियल जैसे हम नहीं मैंने पढ़ते गलत हैं। yes, yes, it's continuous, long लंबे समय lasting. तक, It is long That- lasting. नहीं एक्चुअली लंबे समय तक सर जो चलता है। देयर आर पेरिनियल प्लान्स, हम जैसे पढ़ाते हैं ना बच्चों को, इसलिए एनुअल पेरिनियल। मैंने उसे हाँ, यस सर, मैडम कंटिन्यूअस थैंक यू हमेशा। I just made a mistake rather, that happens often, that lasts for a long time। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जैसे आपके स्कूल में जो काम करने वाले लोग हैं, एक्चुअल में लोग वही हैं जिनको हम हर साल इस्तेमाल सर करते हैं। एमटीएस, जी सर एमटीएस जो स्टाफ रखा जाता है वो भी इसी एक्ट के तहत ही रखा जाता है। डेफिनेटली हम उनकी ही बात कर रहे हैं सर। हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल अपने स्कूल के रेफरेंस में, हम उनकी ही बात कर रहे हैं। पेरेनियल को मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया था। इट इज नॉट दैट क्षणिक, वो इंटरमीडिएट वर्ड होता है जो क्षणिक होता है, वहां पे मैंने इसे पेरेनियल को एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट अस गो अहेड। उनको अम्यूनिटीज मिले, कैंटीन मिले, रेस्ट रूम मिले, ड्रिंकिंग वाटर मिले, टॉयलेट मिले और फर्स्ट एड मिले, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ध्यान रखना है। हालांकि प्रोवाइड वो नहीं करेंगे। किसी की माइक चालू है सर, आवाज आ रही है कुछ, चेक कर लें। नाउ वेज सिक्योरिटी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर मस्ट पे वेजेस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इंश्योर पेमेंट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान देना है कि उन्हें पेमेंट मिल रहा है कि नहीं। आगे जाके हम प्रोविजन में ये भी पढ़ेंगे कि सपोज सितंबर मंथ का पेमेंट उनको नहीं मिला है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उन्हें दे सकता है अपने पास से, और अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्टर से कटौती कर सकता है। इस पे हम चर्चा करेंगे आगे जाके जब रूल्स की बात करेंगे। लीगल रिसोर्सेज की हम जब बात करते सर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जी सर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसका काम है कि अपने जो भी उसने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सही से पे मिल रही है, वो देखेंगे, या हमारे प्रिंसिपल भी इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। नहीं देखिए मैं आपको बता दूं,
कि ये है आपके वर्क, ये हमारा स्कूल का प्रिंसिपल है और ये है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत इतने वर्कर्स है, इनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिलना है, तनख्वाह कितनी देनी है, छुट्टी कितनी देनी है, क्या अम्यूनिटीज देना है, रेस्ट रूम देना है, एवरीथिंग दिस कॉन्ट्रैक्टर विल सी। सब कुछ इसको कॉन्ट्रैक्टर देगा। अगर नहीं दे रहा है तो ये इंटरफेयर करेगा और ये इसे फोर्स करेगा कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। तो ही इज एन ऑब्जर्वर, प्रिंसिपल इज एन ऑब्जर्वर एंड कैन वर्क एज ए फोर्स इन केस दे डू नॉट गेट द थिंग। ये क्लियर हो गया सर? ओके सर। जी ओके सर। जी आगे बढ़ते हैं। लीगल रिसोर्सेज वर्कर्स कैन सीक रिड्रेस फॉर वायलेशन। यहां तक कि उनके साथ कुछ होता है तो वो वायलेशन के लिए कोर्ट तक भी जा सकते हैं, इंस्पेक्टर भी होता है इनका एक। हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर वेलबींग, ये प्रोविजंस हम अभी आगे हम केवल ओवरलीव देख रहे हैं सर कि ये एक्ट क्या है, क्यों है, कैसे। रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का क्या रोल होता है, जो आपने अभी प्रश्न पूछा था सर। मस्ट रजिस्टर इफ एम्प्लॉइंग 20+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, इसकी हम बात करेंगे। इंश्योर कॉन्ट्रैक्टर होल्ड्स अ वैलिड लाइसेंस, लाइसेंस वाले को अब तो हम जेम से करते हैं तो उनके पास लाइसेंस होता ही है, तभी वो जेम में होते हैं। प्रोवाइड अम्यूनिटीज, जो बात मैंने कही, प्रोवाइड अम्यूनिटीज इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स, यदि कॉन्ट्रैक्टर उन्हें अम्यूनिटीज नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उन्हें देगा। विकारियस लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 20, सेक्शन 20 में हम विकारियस लाइबिलिटीज की बात करेंगे। विकारियस लाइबिलिटी क्या होता है? इन अ वे दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द एक्शन ऑफ अदर पर्सन। दूसरे लोगों को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, ऐसा उनको कहीं ज्ञात होता है तो इसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं। इंश्योर वेज पेमेंट, पे वेजेस इफ कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट, यदि कॉन्ट्रैक्टर सैलरी नहीं दे पाता है तो उन्हें वो दे सकते हैं, बाद में कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकते हैं। रोल ऑफ, ये तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रोल हो गया। अब कॉन्ट्रैक्टर का क्या रोल होता है? सबसे पहले तो ऑब्टेन लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त करे। यदि 20 से अधिक वर्कर उसके पास है, ये 20 जो नियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अलग अलग स्टेट अपने खुद के रूल बना सकते हैं। वो यूपी जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उसने अपना रूल 50 का बना रखा है, इसकी मैं चर्चा करूंगा। टू प्रोवाइड वेलफेयर, अगर सर 20 से कम रहते हैं तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है? सर अभी हम बात करेंगे सर, रजिस्ट्रेशन होगा उनका, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, उनका एसोसिएशन बन जाता है। 20 है तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, 20 से कम है तो रिलैक्सेशन रहेगा। इस पर हम अभी डिटेल से जब हम अपने पीडीएफ में आएंगे तो चर्चा करेंगे सर, आप अपने प्रश्न को याद रखिएगा। ओके सर। जी, कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि टू पे द वेजेस रेगुलरली, कंप्लाई विथ हेल्थ एंड सेफ्टी रूल, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल पे भी बात करें। व्हाट इफ रूल्स आर वायलेटेड, अब इस व्हाट इफ पे हमारा पूरा आज का चैप्टर टिका हुआ है। यदि रूल्स वायलेट होते हैं तो क्या होगा, इसीलिए अबोलिशन, अबोलिशन जो वर्ड यूज हुआ है और रेगुलेशन जो वर्ड यूज हुआ है कि क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या उनके हक में है, इसकी बात करता है ये टॉपिक। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या बनती है? कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्ट, कॉन्ट्रैक्टर यदि गलती कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की गलती कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्स, भाई तुम्हारे रहते ये ऐसी गलती क्यों कर रहा है, आपने इन्हें टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं। रिकवरी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन रिकवर कॉस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि मैंने बोला था कि उनको पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने दे दिया, उस पे को रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। कॉग्निजेंस पीरियड, कॉग्निजेंस पीरियड की हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 26 में। कॉग्निजेंस पीरियड क्या होता है? कोर्ट अगर इनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट अपने होके संज्ञान नहीं ले सकता, अपने होके इनिशिएट नहीं कर सकता जब तक इंस्पेक्टर या वर्कर्स इसकी कंप्लेन ना करे, तो उनको कंप्लेन करना पड़ेगा और वो कंप्लेन भी ऑफेंस के 1 साल के अंतर्गत होना चाहिए, तभी उसकी सुनवाई होगी। कोर्ट अपने होके संज्ञान नहीं लेगा, ना ही उसकी सुनवाई करेगा। सो दीज आर द की टेकअवे। द एक्ट क्रिएट्स अ डुअल लायबिलिटी सिस्टम, जो ये एक्ट है वो डुअल लायबिलिटी सिस्टम प्रोड्यूस करता है, वेयर बोथ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर
are responsible for workers' welfare, ensuring contract labor is protected even if the contractor fails. यदि कॉन्ट्रैक्टर फेल भी हो जाता है तो भी हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं वो सेफ रहते हैं। मित्रों, एक्चुअली हमारी क्लास यहाँ से चालू होनी थी। आज अभी जो हम कह रहे हैं, जो फर्स्ट 15 मिनट हमने बिताए वो हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं। अब आप अपने जितने प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं, बौछार कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970। तो ये एक्ट इनेक्टमेंट कब हुआ? प्रस्तावना इसकी आ चुकी थी सितंबर 5, 1970 पे, और इसकी शुरुआत या इट केम इनटू इफेक्ट ऑन फरवरी 10, 1970। दोनों पे प्रश्न आएंगे सर कि कब इनेक्टमेंट कब है और कमेंसमेंट कब है। तो दोनों की डेट्स याद रखिए, एक 5 सितंबर है और एक 10 फरवरी, दोनों पे प्रश्न आएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 36 सेक्शंस हैं जो कि 7 विभिन्न चैप्टर में बटे हुए हैं। 7 चैप्टर में बटे हुए हैं और विभिन्न इसमें 36 सेक्शंस हैं। इसकी एक्सटेंट की बात करें तो ये होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के 29 स्टेट्स को कवर करता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं? टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट मतलब प्लेस, जैसे आपका स्कूल हो गया, कोई भी संस्था हो गई, उन संस्था को कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड करने का ही इनका उद्देश्य है। प्रोवाइड फॉर अबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सके इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। इंश्योर वेलफेयर एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी, कॉन्ट्रैक्चुअल पीपल के लिए भी वेलफेयर और प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए सुरक्षा प्रदान करना, कि उनके लिए एक्सप्लॉइटेशन से उन्हें बचाना। ये जो एक्ट है मित्रों, ये इनकी अपनी एक मिनिस्ट्री है, श्रम विभाग, वो इसको रेगुलेट करते हैं, जैसे हमारा शिक्षा विभाग रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल संविधान इसकी इजाजत देता है। एक एग्जांपल आएगा और आपको ये ध्यान रखना है, अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन गेमन इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आया था 1974 में। यदि आप चाहें तो मैं इसकी डिटेल आपको प्रोवाइड कर सकता हूं कि गेमन इंडिया लिमिटेड एक ऐसी संस्था है जो राजस्थान और महाराष्ट्र में काम कर रही थी और इनके वर्कर्स के लिए लाइसेंस की बात थी। इन पर पेनाल्टी लगाया गया इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, फी उनसे रिकवर की गई, उनसे टैक्स लिए गए, तो गेमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोर्ट में चला गया था। फिर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, you are liable to pay the fee, you are liable to pay the tax because the rule has came into effect in the year 1971 by 10th of February and your company is violating the rule। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था गेमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनकी रक्षा करने वाला था यूनियन ऑफ इंडिया। इस एग्जाम्पल को आप गूगल करके और डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है कि संविधान इस पर बिल्कुल हस्तक्षेप कर सकता है। मित्रों, यहां तक मैं बिल्कुल क्लियर हूं क्या? सर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बताया आपने? मैडम, मैं आपको वहां लेके ही चलता हूँ। I'll take you there and I will... श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री। Yes. लेबर मिनिस्ट्री। All right, मैडम। मैडम, इज इट ओके? जी सर। जी। तो हम आगे बढ़े मैडम। Shall we go ahead? जी सर। जी। थ्रेशोल्ड की हम बात करते हैं। ये जो बड़े बड़े बोल्ड लिखे गए हैं वो आप लोगों के लिखे गए ताकि आप इन्हें मेमोराइज कर सके। आप ध्यान रखें, एक सर ने भी पूछा था कि 20 से कम होगा तो क्या होगा। यदि 20 वर्कर्स होते हैं, एप्लीकेबिलिटी की बात करें, थ्रेशोल्ड की बात करें, वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्ट टू अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर।
कोर्ट में यदि जाना है, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी है, तो कम से कम जहां पे 20 लेबर है जिस कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत, वहां पे ये एक्ट लागू होगा। जहां पे केवल 6 वर्कर हैं, 7 वर्कर हैं, वहां पे ये एक्ट लागू नहीं होगा ब्रॉडर सेंस में। सर, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको? जी सर। ये 20 किसने दिया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को छूट है कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस 20 के थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50 कर दिया है। तो वो वहां पे एप्लीकेबल होगा यदि उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में 50 या अधिक मेंबर्स हो, और तभी वो सारी एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए बाध्य होगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर के पास में 100 वर्कर्स हैं, जैसे बड़े बड़े, हम आप स्कूल से बाहर निकलिए जरा, बहुत बड़ा सा एक मॉल बन रहा है 20 माले का, उस पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, वहां का जो कॉन्ट्रैक्टर है, वहां तो ऑब्वियसली 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। यदि 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उसे कैंटीन फैसिलिटी भी मैंडेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी सर। जी प्लीज बोलते रहे आप। यस सर। क्योंकि मुझे ना आप लोग दिखाई दे रहे, ना मैं स्वयं अपने आप को देख पा रहा हूँ, ना ही मैं गूगल मीट देख पा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर कैंटीन रिक्वायरमेंट, कम से कम 100 लोग हैं तो कैंटीन फैसिलिटी आल्सो शुड बी देयर, रादर आई शुड से मैंडेटरी। उसके बाद में हम बात करें, यदि वो 120 दिन रेगुलर वर्क करता है व्यक्ति, डेज इन 12 मंथ्स, वर्क नॉट इंटरमिटेंट। इफ वर्क इज इंटरमिटेंट मतलब साल भर में 120 दिन किसी व्यक्ति ने काम किया है, हु इज लाइबल टू क्लेम एवरीथिंग गिवन इन द एक्ट। सीजनल वर्क की बात करें, डेज पर ईयर, वर्क नॉट इंटरमिटेंट। कंटिन्यूएशन में 120, और यदि साल भर में 60 डेज भी उसने काम किया है, डेज इन 12 मंथ 120 और डेज इन ईयर 60, then things can be claimed by the contractual labor। ये उस समय का एक्ट बना हुआ है, इसीलिए ₹500 है। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस व्यक्ति को 200 रुपया मिल रहा है, 250 रुपया मिल रहा है, 450 रुपया मिल, ये केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट लेबर माना जाएगा। लेकिन जो सुपरवाइजर है, जिसे 500 रुपया मंथली वेजेस मिल रहा है या इस थ्रेशोल्ड में आता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखें, जिन्हें 500 रुपया मिल रहा है उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे कम रुपीस प्राप्त करने वाले को कॉन्ट्रैक्ट लेबर की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रोसिक्यूशन लिमिट, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग कॉन्जिनेंस ऑफ ऑफेंस। अभी मैंने इसकी चर्चा की थी कि यदि कोई घटना घटित होती है, कोई ऑफेंस होता है, उसकी शिकायत आप 1 साल के भीतर कर सकते हैं। कोर्ट अपने होके संज्ञान नहीं लेगा। संज्ञान मतलब इंटीमेशन नहीं लेगा, कोर्ट इंटरमीडिएट नहीं करेगा, कोर्ट अपने होके इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेगा until and unless inspector reports it in concern with the labor। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 6 फैक्ट हैं जिसे हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं कि डेफिनेशन सर ये 500 रुपए वाली बात दोबारा सर, एक्सक्यूज मी सर, प्लीज बोलिए। सर 500 रुपए वाली बात, 500 रुपए पर मंथ लिखा हुआ है, ये Actually मंथली वेजेस। ये मंथ ही लिखा हुआ है मैडम, मैंने उसको 2-3 बार देखने की, छांटने की कोशिश की। अब इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया परिप्रेक्ष्य में। इसे एक बार चेक करेंगे मित्रों, सभी एक बार प्लीज चेक करेंगे। आई पर डे होना चाहिए ना सर? ये डे होना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये डे है। और ये इससे ऊपर हो तो ये सुपरवाइजर, इससे नीचे है अगर मैडम। एक बार ये दोबारा समझा। पर डे तो चेंज हुआ है ना सर? जी 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 सर, मैं लेटेस्ट 500 रुपए कम, क्योंकि आज हमारे वर्कर को, मिनिमम वर्कर को 540 रुपया वेजेस मिलता है, 400 रुपया वेजेस मिलता है, या 300 रुपया दिहाड़ी मिलती ही है पर डे। तो जिसको 500 से अधिक मिल रहा है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं मानेंगे।
500 से कम मिल रहा है उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर मानेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। यस सर, थैंक यू। यस सर। अब डेफिनेशन सर की एक बात बार ये वन दे सर ये 120 बता दीजिए क्या सर, बता। आपकी आवाज एक बार फिर से क्लियर कीजिए। 120 सर ये 120 और 60 वाला बताया ना, ये भी दोबारा बताइए क्या बताया है। चलिए देखिए, पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए। इंटरमिटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमिटेंट? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी दिस वर्ड, अदरवाइज आई विल। सर लगातार 120 दिन काम करना अच्छा से। हम हाँ सर, हम बात कर रहे हैं अभी केवल वर्ड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मीन्स स्टॉपिंग फॉर इंटरमीडिएट मींस रुक कर्म रुक 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 कर किया सर, कभी रुक नहीं रुक किया, कर, वेरी रुक रुक वेरी कर, कभी किया कभी नहीं किया, रुक रुक यस कर यस यस, बिल्कुल ब्रेक के रुक साथ। रुक कर। बिल्कुल। जैसे हम कह सकते हैं देयर विल बी इंटरमिटेंट शावर टुडे, मतलब रुक रुक के बारिश होगी। इंटरमिटेंट शावर विल बी देयर। तो वैसे ही किसी ने कभी काम किया, कभी काम किया, कभी काम नहीं किया, इस तरीके से है। साल भर में 12 महीने में यदि उसने 120 दिन भी काम किया तो ही कैन क्लेम ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर। 365 डेज होते हैं, उसमें यदि उसने 120 दिन भी काम किया, कभी भी सितंबर में 10 दिन काम किया था, जनवरी में 18 दिन काम किया, फरवरी में 9 दिन काम किया, मार्च में 12 दिन काम किया, दैट वे साल भर में अगर उसके 120 दिन होते हैं, ही कैन क्लेम ऑल द बेनिफिट्स। क्या ये क्लियर है? सीजनल वर्क जो होता है, सीजनल वर्क मतलब जैसे ये तो हम अपने स्कूल के रेफरेंस में बात करें, लेकिन कुछ सीजनल वर्क ऐसे होते हैं जो कभी कभी ही काम होता है। जैसे बारिश के दिनों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेबर अलग होते हैं, फिर उसके बाद में अगली बारिश में ही उनका काम होता है। तो वो 4 महीने का सीजन हो, 6 महीने का सीजन हो, जितने भी समय का सीजन हो, इफ सच काइंड ऑफ वर्क इज परफॉर्म फॉर 60 डेज, ये रूटीन टास्क हो गए। जी सर सीजनल के अलावा भी ना, जैसे जहां पर सभी को बराबर मौका देना है लेकिन किसी का भी हित ना हो, जैसे आप एनएजीसी में ही देखिए बहुत ज्यादा लोग हैं, सबको काम देना है, जी तो जी 120 दिन, तो वहां के लिए किसी भी एम्प्लॉय का, मतलब किसी भी कर्मचारी का, कॉन्ट्रैक्ट वाले का हित ना मारा जाए, उसलिए ये। इसीलिए ये ऐसा बनाया गया है। जी 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 मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। रेगुलर वर्क एंड सीजनल वर्क, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ इट। बात करते हैं, थैंक यू मैडम, की डेफिनेशंस की और सेक्शंस की। मित्रों, जहां तक मैं समझता हूं कि एकदम सेक्शन को ना रटने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, तो हम केवल पढ़ें, चीजों को समझें, सेक्शन याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है। देखते चलते हैं, बढ़ते चलते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है? एक्चुअली ये सब हम डील कर चुके हैं, जो शुरू में हमने पढ़ा था, फिर भी मैं केवल पढ़ देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है? अ वर्कमैन हायर्ड इन और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर। इस पर प्रश्न बनेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन क्या लेंगे आप, किसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर मानेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो है जो किसके थ्रू आया है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है। A workman hired in or through a contractor is known as contract labor. For an establishment with or without knowledge of principal employer, ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के नॉलेज में नहीं है, वो उसको नहीं जानता है, क्योंकि हायरिंग मस्ट बी थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, नॉट डायरेक्टली। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसको डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं करेगा, उसे कौन एम्प्लॉय करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। मैं स्पष्ट हूं बिल्कुल? जी सर। कॉन्ट्रैक्टर हम किसे कहेंगे? पर्सन हु अंडरटेक्स टू प्रोड्यूस गिवन रिजल्ट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और द वन हु सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इट इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्टर। इसको याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर में क्या आता है? सब कॉन्ट्रैक्टर भी आता है। हम एक केस की बात करते हैं, जैसे सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ईयर 1983।
जब इस केस को आप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके, केवल इतना ही बता रहा हूँ, नाम ही बता रहा हूँ, तब आप इसमें पाएंगे कॉन्ट्रैक्टर तो था ही था, उसके अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर भी था, क्योंकि सप्लाई करने वाली चीज जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को चाहिए था उसको दो अलग अलग लोगों ने मिलकर सप्लाई किया था, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्टर माने जाएंगे और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे टू प्रोवाइड द अम्यूनिटीज एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दो टर्म हमने याद कर लिया, समझ लिया कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे फैक्ट्री का जो ऑनर है या ऑक्यूपायर है, या हम माइंस की जब बात करते हैं तो उसका ऑनर है या एजेंट है या मैनेजर है, या स्कूल है जैसे तो स्कूल का प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, या जो भी ऑफिस में चार्ज में है, इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो हेड ऑफ ऑफिस प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल। रीजनल ऑफिस की बात करें तो डीसी। अदर की हम बात करें तो पर्सन विथ सुपरविजन एंड कंट्रोल। अदर्स की बात करें तो पर्सन विथ सुपरविजन एंड कंट्रोल, जिसके भी हाथ में कंट्रोल है उसे हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मानेंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस जो है हमारा केवी है वो इस्टेब्लिशमेंट है, जो डिपार्टमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट है, या एनी प्लेस वेयर इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरिड आउट। भाई जहां पे कोई ना कोई काम हो रहा है तभी तो उसे लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये वर्क प्लेस है, तो यही वर्क प्लेस जो है वह इस्टेब्लिशमेंट है। इस वर्क प्लेस का जो इंचार्ज है वो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, और इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने जिसके माध्यम से लेबर लिया है वो कॉन्ट्रैक्टर है। मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट है सारी चीजें। बिल्कुल सर। जी, वर्कमैन, ये वही है, वर्कमैन और लेबर में थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर और वर्कमैन थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। पर्सन डूइंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क, तो ये लेबर नहीं है, ये क्या कहलाएंगे, वर्कमैन कहलाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये ईंटे पत्थर नहीं ढो रहे हैं, ये स्किल्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क भी दे सकते हैं, सुपरवाइजरी हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं, क्लरिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूड्स मैनेजरियल स्टाफ इसमें नहीं आता। सुपरवाइजर ड्राइंग 500 पर डे, ये लोग इस पर नहीं आते, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 500 से कम वाले को आप क्या मानेंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, लेबर मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मानेंगे। गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की श्रेणी में कौन कौन आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो रेलवे, मेजर पोर्ट्स, ध्यान रखना हमेशा 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 सारे मेजर पोर्ट किसको जाते हैं, सेंट्रल को जाते हैं, स्टेट का इसमें रोल नहीं होता है। माइन, वर्कमैन भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा रखे जाएंगे क्या? ऑब्वियसली ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। ओके सर। ऑयल फील्ड्स है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। स्टेट ऑल अदर इस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा जो है वो सब स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। आई विल गो अहेड विद एडवाइजरी बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन। अब अलग अलग सेक्शन आते जाएंगे, हम देख लेते हैं हम कितना ध्यान रख पाते हैं। जितना ज्यादा ध्यान रख पाए उतनी अच्छी बात है। एडवाइजरी बोर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसकी चर्चा की गई है सेक्शन 3 में। एडवाइजरी बोर्ड होगी, वो एडवाइजरी बोर्ड कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। उसका चेयरमैन अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और चीफ लेबर कमिश्नर CLC, चीफ लेबर कमिश्नर, जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होना चाहिए। कुछ जगह पे मेंशन है ये IAS ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर लेवल की बात है, वही इसका चीफ लेबर कमिश्नर कहलाएगा। तो ये 3 चरणों में इसका कंस्टिट्यूशन होता है, ये बोर्ड ऐसे बनता है। सेम चीज को आप SAB कर लीजिए। SAB क्या हो गया,
स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को कंस्टिट्यूट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। उसका चेयरमैन अप्रूव अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और चीफ लेबर कमिश्नर जो होगा वो भी स्टेट लेवल का व्यक्ति होगा। ये नीचे आ ही रहा है, इसके नीचे, अच्छा ये लिखा हुआ है, मैं क्यों बोल रहा था। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, इसकी चर्चा सेक्शन 4 में की गई है। सेक्शन 3 में किसकी चर्चा की गई है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की। मे बी कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट विथ सिमिलर कंपोजिशन। अभी अभी मैंने बताई दिया सिमिलर कंपोजिशन होगा, लेकिन सारा काम कौन करेगा? स्टेट बोर्ड करेगा। मित्रों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सेक्शन 3 में सेंट्रल है, सेक्शन 4 में स्टेट है। तो 1 और 2 क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान है। सेक्शन 2 क्या है? की डेफिनेशंस दिए गए। की डेफिनेशंस आर डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 क्या है? सर सेक्शन 1 तो यूजुअली टाइटल वाला होता है ना, कि इस एक्ट का नाम ही रखा जाएगा। हम वहीं पे आ रहे हैं। ऐसा ही होता है। Primary objectives, constitutional validity, all these things are described in section 1. Section 2 से स्टार्ट हुआ आपका की डेफिनेशंस। सेक्शन 3 आपका हो गया सेंट्रल, सेक्शन 4 हो गया आपका स्टेट। अब सेक्शन 6 to 10 देखिए जरा, सेक्शन छोटे छोटे हैं, पढ़ते जाता हूं मैं केवल जितना इसमें दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से सबको लिए गए हैं मैडम, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन 36 सेक्शन, और हम केवल सेक्शन खेलते रह जाते थे, वो मैं नहीं करना चाह रहा था। आई हैव टेकन अप इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेक्शन 6, नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अभी एक सर ने पूछा था कि सर 20 से कम होंगे तो क्या उसके पास में उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी? कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास में ही डज नॉट ऑब्टेन लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिसके पास में 100 से ज्यादा वर्कर है। उस 100 वर्कर में से 8 वर्कर आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पास में टोटल 100 वर्कर्स हैं। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए अपने स्कूल के परिप्रेक्ष्य में। हमारे स्कूल में 12 वर्कर काम करते हैं। उस एजेंसी का नाम है ABC। अब ये ABC एजेंसी की ब्रांच जयपुर में भी है, जबलपुर में भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ भी लगा है, वहां भी लगा है। तो इन सब जगह के जितने वर्कर काम कर रहे हैं वो सब किसके लिए लाइबल? ये कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए लाइबल है। तो सेक्शन 6 स्पीक्स नो प्रिंसिपल एम्प्लॉय, हम जब करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली चेक करेंगे। सेक्शन 8 की बात करते हैं। रजिस्टरिंग ऑफिसर में ग्रांट और रिफ्यूज मस्ट पास ऑर्डर विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड विथ रीजन इफ रिफ्यूज। अगर अब बात शुरुआत की हो रही है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो या तो उसको इशू कर दो, और नहीं तो उसको रिफ्यूजल का कारण दीजिए। सेक्शन 9, रजिस्ट्रेशन में बी रिवोक्ड आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। यदि उसमें हियरिंग लगा दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन में ये चीजें कमी है, तो हियरिंग के बाद उसे रिवोक किया जा सकता है। रिवोक नॉर्मली सस्पेंशन के बाद किया जाता है। किसी कारण से किसी एजेंसी का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है तो हियरिंग के बाद में उसे रिवोक किया जा सकता है। इस संबंध में डिटेल्ड गाइडलाइन सेक्शन 9 में दिया गया है। सेक्शन 10 जो है दोस्तों क्रूशियल है। कैसे क्रूशियल है? गवर्नमेंट में प्रोहिबिट कॉन्ट्रैक्ट लेबर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट कर सकता है इफ वर्क इज पेरेनियल। हाँ, यदि लगातार काम जारी है, भाई ये तो साल भर का काम है। इट इज नेसेसरी ऑर्डिनरली डन बाय रेगुलर वर्कर, ये काम तो रेगुलर वर्कर कर सकते हैं, यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की आवश्यकता नहीं है। एंड सफिशिएंट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय ही ये सब काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो गवर्नमेंट उसे खारिज कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को। मतलब कहने का मतलब उसे अपॉइंट नहीं करेगी। मैडम ये आपका वर्ड पेरेनियल वर्ड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे इसका प्रॉपरली यूज हो गया। लाइसेंसिंग की बात मित्रों, क्या आप इस पे बने हुए हैं? ये समझ में आ रहा है? जी सर। सर पिछले वाले में सेक्शन 7 नहीं दिया आपने, 6 के बाद 9, 10। जी मैं वही कह रहा हूँ मैडम, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैंने उठा लिए, पूरे 37 की बात नहीं कर रहे हैं। जो मैंने बहुत सारे सेक्शन 5 भी तो नहीं है, 5 हाँ, भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे अभी हम
पूरे 37 की बात नहीं करने वाले। हम एक क्या है मैडम, अपना यूं कह लीजिए कि हम एक माइंड मेकअप कर रहे हैं, हम जान रहे हैं सरफेस लेवल पे कि ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। उसके बाद में वी आर फ्री एनफ टू गो फॉर द डिटेल्ड स्टडी। कई चीजें है, मैं स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा और आपको एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली आपको कहाँ जाके पढ़ाई करना है, उसकी हम चर्चा कर लेंगे मैडम अभी थोड़ी देर से। ऑल राइट मैडम? जी। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंसिंग कैसे होता है, ये हमारा आज का चैप्टर 4 है। हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लाइसेंस रिक्वायरमेंट, इसकी चर्चा सेक्शन 12 में की गई है। रिवोकेशन एंड सस्पेंशन की चर्चा सेक्शन 14 में की गई है। ग्रांट ऑफ, ये देखो लाइसेंस रिक्वायरमेंट, लाइसेंस जरूरी है, इसकी पूरी चर्चा की गई है 12 में। फिर लाइसेंस ग्रांट कैसे की जाएगी उसकी चर्चा की गई है 13 में। फिर उसे सस्पेंड कैसे करेंगे या रिवोक कैसे करेंगे उसकी चर्चा सेक्शन 14 में। और उसके खिलाफ वो किस तरीके से अपील कर सकता है, अगर आपने रिफ्यूज कर दिया, उसके सस्पेंड कर दिया, तो उसको अपील करेगा वो सेक्शन 15 के अंतर्गत। तो ये सारे किसके लिए है, इसीलिए एक बड़ा सा वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे। मित्रों मेरे, एक एक वर्ड अगर मैंने बड़ा लिखा है तो उसका भी कोई अर्थ है, छोटा लिखा है तो उसका भी कोई अर्थ है, और यदि किसी को हाईलाइट किया है तो उसका भी कोई अर्थ है। While preparing these notes, I have taken due care. I have tried to take due care. फिर भी यदि कोई गलती होती है तो हम सभी विद्वान साथी बैठे हैं, आपस में मिलकर उसे हल कर लेंगे। तो चलिए सेक्शन 12 की बात करते हैं। नो कॉन्ट्रैक्टर सेल अंडरटेक वर्क विदाउट लाइसेंस वैलिड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड हाँ, इसका भी वैलिड पीरियड होता है कि 2 साल के लिए वैलिड है, फिर उसे रिन्यूअल करना पड़ता है। एक नई चीज मैं बता दूं आपको, जो आजकल आप BH नंबर लेते हैं कार का, भारत, जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, वो हर 2 साल में उसका परमिट आपको रिन्यूअल करना होता है। जैसे जो बार लाइसेंस होता है वो रिन्यूअल करना होता है, ऐसे कई लाइसेंस हैं जिन्हें उन्हें रिन्यूअल करना पड़ता है। वैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर को भी अपना लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ता है या लाइसेंस लेना पड़ता है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस की बात सेक्शन 13 में की गई है। लाइसेंसिंग ऑफिसर कंसीडर कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंशियल, हाँ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जरूर देखेगा भाई कि ये 100 लोग रख रहा है, 100 लोगों को सैलरी दे पाएगा कि नहीं, इतना इसके पास में सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि नहीं है, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करेगा। फैसिलिटी प्रोवाइडेड, वो क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। मस्ट रिकॉर्ड रीजन इफ रिफ्यूज, यदि आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं तो रिकॉर्ड, आपको रीजन को भी, रीजन फॉर रिफ्यूजल मस्ट बी रिकॉर्डेड। रिवोकेशन एंड सस्पेंशन सेक्शन 14 बात करता है, लाइसेंस में भी रिवोक्ड और सस्पेंडेड आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, एक बार उसकी सुनवाई हो गई फिर रिवोक भी किया जा सकता है, सस्पेंड कैन बी अमेंडेड बाय लाइसेंसिंग ऑफिसर, लाइसेंसिंग ऑफिसर उसमें कुछ अमेंडमेंट भी कर सकता है। अपील की बात करें सेक्शन 15 में, अगेंस्ट रिफ्यूजल, अगर आपने रिफ्यूज कर दिया, आप लाइसेंसिंग ऑफिसर आपने रिफ्यूज कर दिया या आपने रिवोकेशन या सस्पेंशन में है, तो फाइल्ड विद इन 30 days टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, 30 दिनों के भीतर आपको अप्लाई करना होगा कि भाई मेरा क्यों सस्पेंड किया, क्यों रिवोक नहीं किया। अपीलेंट अथॉरिटी डिसीजन इज फाइनल इनटू दिस। दोस्तों आगे बढ़े। आप लोग कोई बोल दिया करें, मुझे डर लगता है। Yes, sir. Yes, sir. जी सर, जी सर। Please proceed. जी सर। जी जी, एक बार की मैं अच्छी एक बार मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। शुरू में कोविड का टाइम था, ऑनलाइन हम पढ़ाते थे, आप हम सभी पढ़ाते थे। मैं मस्त तल्लीन होके 12th क्लास को पढ़ाया जा रहा हूँ। बाद में पता चला कि 3 मिनट ही क्लास चली थी और मैं 1 घंटा पढ़ाया था और बाकी के 57 मिनट तो मैं अकेले ही पढ़ाया जा रहा था, नोबडी वाज देयर। तब से मैंने सोच लिया कि हर 5 मिनट, हाँ भाई सुन रहे ना, वो जैसे कि प्रवचन चल रहा है तो बीच बीच में हुकारू भरते रहिए, हाँ बोलते रहिए। दैट वे वी आर गोइंग हेड। फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन अगेन। वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोविजन, हाँ भाई उनको क्या क्या वेलफेयर देना है, क्या क्या हेल्थ प्रोविजन देना है, फटाफट देख लेते हैं। नंबर 16 कहता है कि कैंटीन दीजिए। सेक्शन 16 कहता है, अच्छा कैंटीन की नंबर कितनी होनी चाहिए सबको पता है?
बताएं, बोले। 100. 100. If 100 contract workers are employed, may be required for less if prescribed. Contractor must provide what? Canteen And facility. principal employer ensure provision. हाँ, But, principal but employer. if minimum 100 are employed at one location, ना अगर उसके पास बहुत सारे वो अलग अलग है तब तो नहीं. Yes, madam. Is it Sanya, madam? Yes, sir. Yes, sir. आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं मैं समझ गया कि जैसे कि मैंने बताया एबीसी एक फर्म है, उसके पास 100 लोग हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूशन में केवल 8 लोग हैं। अब ये 8 लोग मिलके ये नहीं कहेंगे कि भैया हमको कैंटीन दो। एक पर्टिकुलर लोकेशन में जहां 100 लोग काम करें, मैंने उदाहरण दिया था, एक मॉल बन रहा है, वहां पे 150-200 लोग काम करें, तो वहां पे उसको कैंटीन या खाने पीने की सुविधा प्रोवाइड करना आवश्यक होगा। वेरी क्लीन एंड क्लियर। रेस्ट रूम भी होना चाहिए, पर्टिकुलरली फीमेल वर्कर्स के लिए अलग। फॉर वर्कर्स ओब्लाइज्ड टू हॉल्ट एट नाइट। अच्छा, अगर रात में उनको रुकना पड़ रहा है, बाहर के मजदूर हैं, बिहार के मजदूर हैं, आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं, और उनको तुमने 6 महीने के लिए तुम लेके आए हो, तो भाई उनके रात रुकने की व्यवस्था भी तुमको करनी है। सेपरेट फॉर मेन एंड वुमेन एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन, लाइटिंग, सैनिटरी फैसिलिटी भी सेपरेट शुड बी देयर फॉर मेल एंड फीमेल। ये सेक्शन 17 बात करता है। तो ऐसे याद रख लीजिए आप इनको सेक्शंस को। अभी मैंने हालांकि बोला था सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट याद ना रखें, लेकिन देखो जब कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं तो 12 में लाइसेंस मिला, 13 में उसने अप्लाई किया, 12 में ये बताया कि भाई लाइसेंस 12, 13, 14, 15 ये 4 है कॉन्ट्रैक्टर के, 4 जो है कॉन्ट्रैक्टर के हैं। 12 में लाइसेंस जरूरी है, 13 में कैसे मिलेगा, 14 में क्यों सस्पेंड किया, क्यों नहीं दे रहे, और 15 में वो अपील करेगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ और वेलफेयर, मतलब ये टोटल किसके लिए हो गया, वर्कर्स के लिए, लेबर के लिए। तो 16, 17, 18, 19 लेबर की फैसिलिटीज के लिए। 16 कहता है कैंटीन दीजिए, 17 कहता है खाना खा लिया तो उन्हें रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट कर रहे इस बीच में उनको खाना खाने के बाद में पानी की ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट लैट्रिन, यूरिनल, सेपरेट फॉर मेन एंड वुमेन, वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी देयर। तो ये 18 में दीजिए। और फिर 19 में अगर उन्हें कुछ तबीयत खराब हो गई तो फर्स्ट एड दीजिए। प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ फर्स्ट एड बॉक्सेस विद प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट रेडली एसेसिएबल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखेंगे मित्रों। चलिए मुझे बताइए, एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। कहाँ से शुरू करते हैं? 12, 13, 14, 15 कॉन्ट्रैक्टर का है, और 16, 17, 18, 19 लेबर क्लास का है। क्लियर हो गया? लेबर जी क्लियर है मैडम। सेक्शन 20 एंड 21 ये क्रिटिकल लाइबिलिटी प्रोविजंस है। ये छोटी मोटी लाइबिलिटी नहीं है, क्रिटिकल लाइबिलिटी है। सेक्शन 20 कहते हैं लाइबिलिटी फॉर अम्यूनिटीज। प्राइमरी लाइबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर मस्ट प्रोवाइड अम्यूनिटीज, कैंटीन, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, लेटरिन, फर्स्ट एड। विकारियस लाइबिलिटी, ये प्राइमरी लाइबिलिटी, ये क्या है? प्राइमरी लाइबिलिटी। और विकारियस लाइबिलिटी क्या होता है कि हम ऐसा कह दें कि दूसरे का दर्द देख के हम महसूस कर पा रहे, वी आर एक्सपीरियंसिंग। तो इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स, ये थोड़ा सा व्हाइट में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बिकम्स लाइबल टू प्रोवाइड देम। ये प्राइमरी लाइबिलिटी है, ये तो उनको देना ही देना है। उसके अलावा उनकी आवश्यकताओं में जो चीजें शामिल है। विकारियस को हम पढ़ सकते हैं, इन अ वे दैट इज एक्सपीरियंस्ड इन द इमेजिनेशन थ्रू द एक्शन ऑफ अदर पर्सन्स। हमने देखा कि एक एम्प्लॉयमेंट में ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो भाई इसकी सुरक्षा प्रदान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस बात को ध्यान देगा कि कॉन्ट्रैक्टर वो सब प्रोवाइड करे। राइट ऑफ रिकवरी, principal employer can recover cost by deduction from contract amount or as paid under contract act. इन सब पे यदि कुछ खर्च होता है, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के पास में, एम्बुलेंस वाज गिवन इमीडिएटली गिवन बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, medication was given, all these things, and this cost can be deducted, can cut from the amount of the contractor or as date under contract act. जिसे हमने उधार दिया, डेट दिया,
सेक्शन 21 की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेजेस। हाँ, उनको तनख्वाह प्रॉपर मिल रही कि नहीं, पेमेंट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, ये भी इंश्योर करना। एक्चुअली देना तो कॉन्ट्रैक्टर को है, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी ध्यान देना पड़ेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेज पेमेंट। पहले ही लाइन क्लियर कर दिया, सैलरी देगा तो कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर देगा। लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या बनती है, इंश्योर कॉन्ट्रैक्टर है सफिशिएंट फंड, अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर वेजेस डिसबर्समेंट। ये इसको ध्यान दीजिए। आपके ऑफिस का एक व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, आपका जेएसए और एसएसए या जो भी है, अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर वेज डिसबर्समेंट, इंश्योर डिसबर्समेंट इज इन रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंस। इस पर प्रश्न बनेगा कि उस रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में उनको तनख्वाह मिल रही है। पे वेजेस, उसे पैसा देना होगा इफ कॉन्ट्रैक्टर पेज। यदि कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे पा रहा है तो आपको पैसे देना है। रिकवर अमाउंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर और डिडक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ये हम उससे डिडक्ट करना। सर एक क्वेश्चन था जी सर, अपने स्कूल में जैसे डबल सेक्शन स्कूल है तो कितने, जैसे अपने कंजर्वेंसी स्टाफ है, लेबर है, कितना लगा सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम? जी सर, इफ यू डोंट माइंड, इस पे हम थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेंगे सर, ओपन सेशन में आखिरी। ओके सर। जी, एग्जाम फोकस की बात करें तो दीज सेक्शंस क्रिएट फेल सेफ मैकेनिज्म इंश्योरिंग वर्कर्स रिसीव फैसिलिटी एंड वेजेस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट। कॉन्ट्रैक्टर कंप्लेंट्स नहीं कर पा रहे तो भी वर्कर्स को फुल सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेजेस मिलता रहेगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक्ट एज गारंटर। उनका माई बाप एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, क्योंकि काम तो वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कर रहा है और वो गारंटर है बीच में। कॉन्ट्रैक्टर की कॉलर वो नहीं पकड़ सकता, कौन, लेबर, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पकड़ सकते हैं। हमारी संतोषी मैडम ने एक बार ऐसी कॉलर पकड़ा था, वो आज तक 2 साल से मुंह छिपा रहा। स्कूल में भी ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। चलिए इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सर हल तो आपने निकाला था फिर इस बार तो। अरे नहीं मैडम, नहीं, वो आपका बड़प्पन है मैडम। हमारे स्कूल में ऐसे, स्कूल में आप लोगों की भी कई घटनाएं होती रहती होंगी, तो मैडम ने बहुत बोल्ड स्टेप लेते हुए उसको इस तरीके से लिटरली ब्लैकलिस्ट किया हुआ था कि, और फिर से उसे जेम के थ्रू मिल गया और हमने उसे सारी शर्तें मनवाई, वैसी मनवाई जैसे हम चाहते थे, उसे बिल्कुल भी मनमानी करने नहीं दी। यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कड़ी है लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का। चलिए, पेनाल्टी एंड प्रोसीजर, इसके जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए बहुत विजिलेंट रहिए। क्वेश्चन एंड आंसर में आपको बहुत मजा आने वाला है, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ इट। 2 स्लाइड रह गए हैं, 5 मिनट में हम खत्म करते हैं। पेनाल्टी और प्रोसीजर की बात करते हैं। अभी तक देखिए 20 सेक्शन हो गए हमारे, 21 सेक्शन हो गए, लाइन से चल रहे हैं ना, 20-21 सेक्शन हो गए मैडम। जी सर, जी सर, 21 हो गए। जी, एक बार वीडियो देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, बाद में आप रिवीजन पर्पज से देख लीजिएगा, क्योंकि हम एक तो लगातार 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा तक फैक्ट और फिगर को दिमाग में रख पाना आसान नहीं होता है। सेक्शन 22 की बात करें, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शन वर्ड को ध्यान रखें, ऑफेंस है ये, ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। आप अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, ऑलराइट, आप अपने स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, चलिए आज नहीं तो कल हो जाएंगे। अब प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, वहां से कोई किसी अन्य डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आया चेक करने के लिए कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए। अब आपने कह दिया भाई मैं कुछ नहीं जानता, प्रिंसिपल तो है नहीं, अब बाद में आएंगे, या मैं नहीं दिखा सकती। ये आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इंस्पेक्टर को उसके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में। तो पेनाल्टी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू ₹500 और बोथ, ये दोनों आपको हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के इंस्पेक्शन में आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है, इसकी चर्चा करता है सेक्शन 22। सेक्शन 23 की बात करते हैं, जनरल पेनाल्टी है इसमें। ऑफेंस क्या कि offense contravening any provision of act or rule, किसी
एक्ट या रूल या किसी प्रोविजन पे कंट्रावेनिंग करना, रोकना, तो उसकी पेनाल्टी क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू ₹1000 आर बोथ। ये पेनाल्टी और प्रोसीजर जो है ये दोनों के लिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए भी है और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी है। इसको वाइस वर्सा कर लीजिए। वाइस वर्सा मतलब वाइस प्रिंसिपल के अब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल चार्ज में है, वाइस प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भाई मुझे ये सारी चीजें आप दिखाइए, और कॉन्ट्रैक्टर वहां पे कहता है, कॉन्ट्रैक्टर ने किसी सबऑर्डिनेट को भेज रखा है और वो कहता है कि भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। अरे भाई नहीं दिखा सकता तो आप काहे के लिए? तो नाउ दिस पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर, वाइस वर्सा। सेक्शन 24 की हम बात करते हैं, कंपनी ऑफेंस। इफ ऑफेंस बाय कंपनी, एवरी पर्सन इन चार्ज, चाहे वो डायरेक्ट, कंपनी का मतलब इस्टेब्लिशमेंट से है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से है, तो उसका डायरेक्टर, उसका मैनेजर, उसका सेक्रेटरी, उसका ऑफिसर डीम्ड गिल्टी, उन्हें गिल्टी डीम्ड माना जाएगा, अनलेस प्रूफ्स लेक ऑफ नॉलेज आर ड्यू डिलीजेंस। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाए कि भाई ये लेक ऑफ नॉलेज के कारण इन्होंने इंटरवेन किया है, नहीं तो उन्हें दे विल बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल। इन तीनों को एक बार और डिटेल से आप पढ़ लेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेक्शन 26 जो है कॉग्निजेंस की बात करते हैं। कॉग्निजेंस को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, यदि आपको याद हो तो। मैंने कॉग्निजेंस को एक्सप्लेन करते हुए बोला था, कोर्ट कैन नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस, मतलब दे कैन नॉट इनिशिएट एनी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑन देयर ओन। हिंदी शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, कोर्ट अपने होके संज्ञान नहीं लेगा, कोर्ट कुछ भी इनिशिएट नहीं करेगा until and unless for any offense under the act, जब तक इंस्पेक्टर शिकायत नहीं करता है इन कंसल्टेंट विद द लेबर। सेक्शन 27 बात करते हैं लिमिटेशन की, नो कॉग्निजेंस आफ्टर 1 year फ्रॉम डेट ऑफ ऑफेंस। आज घटना घटी, उसके 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप शिकायत करने की कोशिश करें तो इट विल नॉट बी इंटरटेन। लिमिटेशन की बात 27 में है। 26 में ये बताया गया कोर्ट अपने होकर संज्ञान नहीं लेगा। बात 28 की करते हैं, इंस्पेक्टिंग स्टाफ। इंस्पेक्टिंग स्टाफ में कौन आएगा? एंटर प्रीमाइसेस एट रीजनेबल टाइम, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स इंस्पेक्टर विथ पावर टू। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट, वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं। वो आपके प्रेमिसेस में रीजनेबल टाइम में एंट्री हो रही कि नहीं, एग्जामिन रिकॉर्ड एंड रजिस्टर, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिन पर्सन, साइज, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, इन सब की वो चेक कर सकता है। आरओ से कोई व्यक्ति आ गया और आपसे प्रिंसिपल से कहता है कि भाई मुझे बताइए कितने कंटिजेंसी के स्टाफ है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, उनको कितनी सैलरी मिलती, क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे नहीं पता है, वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो देखेगा, या नहीं अभी तो प्रिंसिपल नहीं है, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं नहीं जानता। ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत? सेक्शन 22 कि आप ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं इंस्पेक्टर को फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। और ये इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे केसेस की बात करते हैं, केसेस की डिटेल में नहीं जाएंगे। गेमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। गेमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1974 में हुआ था। इशू क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ CLRA एक्ट। ये CLRA एक्ट क्या है, इसको कौन बता सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आगे रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एंड रेगुलेशन अबोलिशन, हाँ एंड एबोलिशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट। तो ये गेमन इंडिया लिमिटेड ने उस एक्ट को ही चैलेंज कर दिया था कि एक्ट इज नॉट वैलिड, मैं इन चीजों के लिए लाइबल नहीं हूं। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई साहब 1971 में तो ये इफेक्ट में आया है और तुम इसी को चैलेंज कर रहे। तो ये गेमन इंडिया लिमिटेड केस हार गया था एंड वाज लाइबल टू पे द टैक्सेस एंड फी इम्पोज्ड बाय द एम्प्लॉयर। एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, ऐसा इसका रिजल्ट आया।
इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या, एस्टैब्लिश्ड लीगल फाउंडेशन ऑफ द एक्ट। ये पहला ही केस था और इसी केस से शिक्षा देते हैं और इसी केस को क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया कि भाई गेमन इंडिया लिमिटेड का देखो क्या हाल हुआ, समथिंग लाइक दैट। जैसे हम पॉस एंड पॉक्सो एक्ट में जब हम बात करते थे, विशाखा गाइडलाइन की बात करते, भंवरी देवी के कारण में विशाखा गाइडलाइन एक्ट आया था, मील का पत्थर जिसे हम कहते हैं, तो इट इज दैट। और भी कुछ एक्ट हैं, जैसे ये लायनोल एडवर्ट लिमिटेड वर्सेस लेबर इन्फोर्समेंट, ये सिप रिपेयर का काम करती थी। ये कंपनी लायनेल एडवर्ट लिमिटेड सिप रिपेयर का काम करती थी। 1977 में केस हुआ था लेबर इन्फोर्समेंट, उसने सिप रिपेयर में इशू क्या था, देखिए, वेदर सिप अंडर रिपेयर इज एस्टेब्लिशमेंट। भाई हम एक सिप को रिपेयर, अब शिप रिपेयर करना कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन का तो काम नहीं था, 6-6 महीने तक उनका काम चला। ये भारत के बड़े बड़े बंदरगाह में, ये बेसिकली कलकत्ता बेस्ड थे, कलकत्ता में इनका पोर्ट था, ये विदेश तक के सवारी और सामान ढोते थे। अपने शिप के रिपेयर के लिए इन्होंने लेबर हायर किए थे। नाउ लेबर्स डिमांडेड द सुटेबल कंडीशंस एंड द फेवर ऑफ द थिंग्स दैट इज मेंशन्ड इन द एक्ट। तो ये कहता है कि शिप रिपेयर इज नॉट ए एस्टेब्लिशमेंट, इट इज नॉट अ कंपनी। तो क्या बोला गया, शिप वेयर रिपेयर वर्क कैरिड ऑन इन अ प्लेस एंड दस इट इज अ, भाई ये किसी न किसी प्लेस में तो हो रहा है ना, ये कलकत्ता में हो रहा है ना, तो कलकत्ता इज ए प्लेस, तो दैट प्लेस इज एन एस्टेब्लिशमेंट। ये कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन ऑफ इंडिया। तो मित्रों, इस तरीके की ये एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल को पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। 3 से 4 एग्जांपल हमने लिए हैं। बात करते हैं रिवीजन, लास्ट स्लाइड, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। व्हेन CLRA अप्लाइज टू स्कूल, हम अपनी स्कूल की बात कर रहे हैं, ये केवी स्कूल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। एक सर ने पूछा था कि सर केवी स्कूल में कैसा कैसा क्या क्या होता है, हल्का सा पढ़ देता हूं मैं। जब कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफॉर्म्स एंड अबोलिश एक्ट अप्लाई होता है स्कूल में, कैसे, स्कूल एम्प्लॉय 20+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यदि अप्लाई करता है तो सिक्योरिटी गार्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ही आना चाहिए, हाउस कीपिंग स्टाफ उसके थ्रू आना चाहिए, मेंटेनेंस वर्कर, मिड डे मील प्रोवाइड करना चाहिए टू द वर्कर इफ मोर देन 20, ट्रांसपोर्ट staff should also counted under it, ground maintenance staff are also counted into it, हालांकि हम ये सब नहीं रखते। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स मतलब प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल, और इसे आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी कह सकते हैं। वेरीफाई कॉन्ट्रैक्टर्स लाइसेंस बिफोर एंगेजमेंट, इंश्योर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, फर्स्ट एड, हालांकि ये सब हम ही प्रोवाइड करते हैं। इंश्योर कैंटीन इफ 100+ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर देयर, मॉनिटर वेज पेमेंट, अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव JSA SSA, पे वेजेस इफ कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट, सितंबर का पेमेंट नहीं मिला तो आप दे दो, अक्टूबर में उससे काट लेना। मेंटेन रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, हम करते ही हैं, सिग्नेचर वगैरह सब देखते हैं। प्रोवाइड असेस टू इंस्पेक्टर। अब कॉमन वायलेशन टू अवॉइड, कॉमन वायलेशन क्या होता है नॉर्मली, जिसे हमें एज ए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल अवॉइड करना है। हायरिंग अनलाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर कभी मत कीजिए, नॉट रजिस्टरिंग एस्टेब्लिशमेंट कभी मत कीजिए, इनएडिक्वेट वेलफेयर फैसिलिटी नहीं होना चाहिए, नॉट मॉनिटरिंग वेज पेमेंट उनको मिल रहा है इसको जरूर मॉनिटर कीजिए। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कोई आ रहा है तो उसे कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट मत कीजिए। तो मित्रों, यहां तक था, 1 घंटा आखिर हो ही गया हमारी क्लास को। आप सभी को धन्यवाद, अभी भी 80, 70, 75 लोग मौजूद हैं और क्लास को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मित्रों, बस मुझे 2 लाइन में इतना बता दीजिए, फिर हम क्वेश्चन चालू करेंगे। अभी हम जब पढ़ने बैठे थे 9 बजे, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, 9 बजे जब हम पढ़ने बैठे थे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जिन साथियों ने इसको पहले से नहीं पढ़ा रहा होगा, जिन्हें पढ़ रखा होगा वो नेचुरली बहुत अच्छा जानते होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा था, तो क्या आपके नॉलेज में 10% की भी इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, मुझे केवल इतना बता दीजिए। बिल्कुल हुआ है, 50% से ज्यादा हो गया सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा था, बहुत सारी जानकारियां मिली। चलिए मैडम, थैंक यू।
रोज ना कम से कम 10 बातें ऐसी होती हैं जी कि जो हमें पहले से नहीं पता होती। क्या बात तो आपको हृदय से आभार। अरे मैडम, अंबिका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, करनाल से, हरियाणा। धन्यवाद अंबिका मैडम। अच्छा, मैं एक बार फिर से जी बता दूं अंबिका मैडम, इस बात की भी तारीफ है, मैं आपकी आवाज से पहचाना हूं आपको। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। और चलिए, आपने मुझे भी आवाज से पहचाना था। जी सानिया मैडम बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। इनफैक्ट संतोषी मैडम को भी मैंने आवाज से ही पहचाना था, और हमारे जो मित्र साथी, शुरू शुरू में जब मैं देख रहा था स्क्रीन तो सबके नाम पढ़ पा रहा था, लेकिन अभी मैं स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मैडम। प्रश्न करने में बहुत मजा आएगा। केवल 10 मिनट में 30 प्रश्न हो जाएंगे। मैं घड़ी देख के बोल रहा हूँ, 10 मिनट में 30 प्रश्न हो जाएंगे। आगे बढ़ते, सभी माइक चालू रख लीजिए, यदि पीछे से डिस्टर्बेंस ना हो तो। यदि पीछे डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज माइक बंद रखिएगा। और जो साथी बने हुए हैं, अगले 10 मिनट और बने रहिए, बहुत आनंद आएगा। यदि आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया। चलिए पहला प्रश्न, माइक खोल लीजिए आप। आंसर देंगे ए या बी या सी या डी बोलेंगे और फिर उसका डिटेल पढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुले, एक मिनट में ये नहीं चला पा रहा हूँ भाई। सी एक मिनट मैडम, मैं 5 सितंबर ए। सर बहुत Yes, sir. ध्यान से। सी सी C is the सी आंसर इज सी सर, आंसर इज सी। सी 10 Feb सी है कि बी है, 19 डिसाइड से। कीजिए भाई। सी है सर। सी सी अच्छा, ए क्यों नहीं है, ए क्यों नहीं है, सी क्यों है बताइए। इनेक्ट नहीं पूछा इनेक्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ। came into effect. वेरी It गुड, came into effect on 10th वेरी Feb. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। इनेक्टमेंट सितंबर 5 और इन्फोर्समेंट फरवरी 10। हाँ, द एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग टू हाउ मेनी एंड मोर वर्कर्स 20 or more. इन केस ऑफ यूपी गवर्नमेंट, इन केस ऑफ यूपी गवर्नमेंट। 50. अच्छा 50 UP government, yes. Who is principal employer in a factory under this act? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसे मानेंगे एक फैक्ट्री में? फैक्ट्री Owner, का owner, ओनर owner. हाँ जो ओनर है, करेक्ट। ऑनर और ऑक्युपायर। Occupier. ऑनर भी हो Yes. सकता है या उसका ऑक्युपायर। ऑक्यूपायर भी क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज डिफाइंड एज वर्कर्स हायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज डिफाइंड एज वर्कर्स हायर्ड बाय और B, थ्रू by or through. कॉन्ट्रैक्टर। वेरी गुड, आपने वर्ड याद रख लिया, बाय आर थ्रू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड मस्ट हैव वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ से होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अच्छा, इसकी मैं चर्चा नहीं कर पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है नॉट लेस देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्ट कंबाइंड। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको, जो अच्छा मेरा पेन नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए इसका आंसर है सर ये नॉट लेस देन, एक मिनट सर, Principal employer and contractor. एक मिनट सर, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कैंटीन फैसिलिटी इज मैंडेटरी वेयर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एम्प्लॉयड 100 under section 100. fails to provide welfare amenities, who is liable? Then principal employer is Principal employer. responsible. Absolutely correct. For payment of wages to contract labor, Contractor is responsible and principal employer Option B. is for payment. option B, correct. B. Question number 9, power to prohibit employment of contract labor rest with, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। appropriate government सी Very good. Appropriate government here means it may be state government, it may be central और government. सेंट्रल गवर्नमेंट Very good. A workman under the act does not include. Workmen under the act does not include. बी 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 B. Supervisor drawing rupees Yes, sir. 600 रुपीज 600 पर मंथ
per day. Day. 500 minimum limit है ना? Day. Yes. Now 11. Work not deemed intermittent if performed for more than how many days? 120 days. 120 days. Very good. और ये सीजनल होता तो 60. वेरी गुड, आप लोग कितने इंटेलिजेंट है भाई। चलिए नंबर 12, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्टर। यस, कॉन्ट्रैक्टर में सब कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए, जैसे प्रिंसिपल में वाइस प्रिंसिपल आ गए, उसी तरीके से। पेनाल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एज इंस्पेक्टर इज 3 महीने की जेल या 500 रुपए फाइन। 500 रुपए, ठीक है, डी। नाउ cognizance of offence under this act can be taken only on complaint by इंस्पेक्टर और विद इंस्पेक्टर सेक्शन इंस्पेक्टर के सैंक्शन से या इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट अपने होके संज्ञान नहीं लेगा। इसकी बात कौन से सेक्शन में की गई है? 26 में सर। वाओ, वेरी गुड। नंबर 15, फॉर अ मेजर कोड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज, मैंने बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। विच केस अपहेल्ड constitutional validity of CLRA Act? Gammon India Private Limited sir। Gammon India, मील का पत्थर। नंबर 17, a supervisor drawing daily wages of ₹450 is included as included होगा। 500 से ज्यादा होता तो नहीं होता। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन रिकवर कॉस्ट ऑफ वेलफेयर अम्यूनिटीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर सर। ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैक्सिमम जनरल पेनाल्टी फॉर contravention under section 23 is 1,000 or both. Question number 19, or fine up to 1,000। C for cat। अच्छा, ये सेक्शन 23 है, यहाँ पे लिखा हुआ, इसे ध्यान देंगे। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस 1 year. ऑफेंसेस 1 year from the date of offense. बहुत yes within 1 year sir। बधाई हो आप सभी को, आपने बहुत अच्छे से कर लिया। अगला 5 मिनट केस बेस्ड, और ये केस बहुत मजेदार केस है। ऐसी घटनाएं हमारे स्कूल में होती है, उस केसेस में हमको क्या कर रहे हैं। तो केस 1 है, ये सनराइज लिखा है, उसको केंद्रीय विद्यालय मान लीजिए आप। केंद्रीय विद्यालय स्कूल हायर्स सिक्योर गार्ड सर्विसेज। ये सर अमित जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी, सनराइज स्कूल हायर्स सिक्योर गार्ड सर्विसेज, ये कॉन्ट्रैक्टर है। टू प्रोवाइड 30 सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योर गार्ड एम्प्लॉयज दीज गार्ड्स एंड पेज देम मंथली। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 18 months। अब चालू होता है। इन द सिनेरियो, हु इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? Sunrise। Very good। And is secure guard service required to obtain a license? Yes। Yes। As it employs 20 or more workers। पहला केस था। केस नंबर 2, क्लीन प्रो एजेंसी is contracted by केंद्रीय विद्यालय दिल्ली for housekeeping। Clean Pro employs 120 cleaners। It provides drinking water and toilets but fails to set up a canteen। इस केस में who must ensure the canteen is provided? Clean Pro Agency। principal employer। नहीं, Principal employer sir। B sir। The school as a principal The employer। school sir। But under section 21 vicarious liabilities में आ जाएगा। School has to ensure। वेरी गुड। ओके। मैडम ने ये भी बता दिया। तो देखिए, आप प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, होगा कौन इंश्योर करेगा? हु मस्ट इंश्योर? भाई प्रोवाइडर तो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर इज प्रोवाइडर, लेकिन इंश्योर कौन करेगा?
the school as a Principal employer. Principal employer. Okay. Question number 24. If the school provides the canteen due to clean pros failure, यदि स्कूल ने चलो कैंटीन प्रोवाइड कर दिया उसके फेलियर के कारण, B. School can recover the cost. School can recover cost B. of School can cleaning recover. pro- B. Pro B होगा B. यस। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, टेकमेंट लिमिटेड प्रोवाइड 25 IT मेंटेनेंस टेक्नीशियंस टू ए केंद्रीय विद्यालय रीजनल ऑफिस थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ टेकमेंट pays technicians irregularly, sometimes delaying by 2 months. Is the regional office primary employer responsibility? To pay their money and deduct it from the contractual later. Contractor से बाद में ले लेगा और पैसे दे देगा. B point. Must ensure representative present are नहीं. Yes, B this is point. C, I think so. C होना चाहिए। C is the correct answer. Must ensure representative present at wages payment. And Liable liable, if contractor fails. आगे लिखा पढ़िए, liable if contractor fails. Yet liable to pay if the contractor fails to pay. Question number 26. If statement fails to pay wages, Pay the wages and recover from Techmate. so 26 is to be answered as pay the wages and recover from Techmate. Statement. Case 4. A state government issues a notification applying CLRA Act to educational institution employing 15 or more contract workers. A KVS school employs 18 contract workers. मैडम बंद कर लीजिए. Edu support services. After this, school must get registered क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे उन्होंने अप्लाई किया है. तो स्कूल मस्ट गेट रजिस्टर्ड. की बात करते हैं. Build fast construction is hired to construct a new KVS building. जो मित्र ना करें वो बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए. if background voice is there. Build fast construction is hired to construct a new KVS school building. Build fast employs 75 workers and further subcontract plumbing work. दो आ गए देखो. Subcontract plumbing work to pipe flow services which employs in plumber. इस केस में देखो who is considered contractor or contractors under the act? Build fast and pipe. Both fast and pipe flow. Both of them. Both build fast and pipe flow. Second last case, an inspector visits a registered KVS school to check contract labor compliance. The vice principal refuses entry, saying principal is not available. So this Obstruction of Section 22. Section 22. obstruction of inspector. Very good. Inspector. Yes, sir. Last case and last question. Skill Staff Agency provides 18 specialized lab technicians to a KVS school for science labs. They work on school premises but are on agency's payroll. Contract is for day one. Are these lab technicians contract labor under the act? Yes. Yes, Yes. they are hired through a contract. Yes, hired through 120 days. Yes, hired through contract. So they are like. So मित्रों अब बस 1 मिनट माइक बंद कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट के लिए सभी. So friends, this is all about today's class. I suggest you one more thing. I will stop here, but you must read the answer, though you know the answer. But I have given a good explanation with the answer. तो वो आपको रिपीट होगा. आपने आंसर जरूर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्यों आंसर है ये हो सकता है ना सोचा हो. तो एक बार इसमें देखिए, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है.
So this is my sincere suggestion to all of you. Go through these answers and just within half an hour or 20 minutes, because no obstruction was there today, no editing is needed in this video. So within 15 to 20 minutes, I will be uploading this video. You can watch it for your ready reference and whenever you wish to. So that's all for today, friends. I think इतना पर्याप्त है आज की वीडियो. Thank you so much, sir. कल आपसे Thank you. Just like Thank you so much, sir. and